Hello students, welcome to the class of strength of material. Student, in last class we have seen all the concept of strain energy, right? हमने एक्सियल लोडिंग में भी देख ली थी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है. वी हैव सीन दी स्ट्रेन एनर्जी बेंडिंग मोमेंट आल्सो, राइट. तो अब हमें ट्विस्टिंग मोमेंट जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने ट्विस्टिंग की वजह से जो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होती है उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है या स्टोर होती है, नॉट प्रोड्यूस, स्टोर होती है, राइट. तो ये चीज़ हमने देख ली थी, वो कितनी होती है, शेयर स्ट्रेस की पावर क्या होती है, स्क्वायर डिवाइड बाय 4g इंटू वॉल्यूम, राइट. डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो भी हम देख चुके हैं. तो आज की क्लास में मेनली हम फोकस करेंगे जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कितनी स्टोर होती है एक हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में, जब हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के फ्री एंड पे एक टॉर्क लगा हो, राइट. या वी कैन से दैट व्हेन वी प्रोवाइड द ट्विस्टिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, then what kind of strain energy will be stored in that shaft. First of all we have to see that, right. और आज कुछ उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है. 2-3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. जैसे स्टेप्ड शाफ्ट का क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है कि क्वेश्चन भी ना कहीं से डेरिवेशन कह रहे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है. वी विल सी दी डेरिवेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ स्टेप्ड शाफ्ट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी विल सी ऑल्सो दी strain energy of shaft when the shaft is fixed at both ends, right. तो वो सारे केसेस भी हमने देखने हैं. और आज की क्लास में हमारा लगभग जो स्ट्रेन एनर्जी का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. वो लगभग फिनिश हो जाएगा. अभी स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको पहले भी लेक्चर में बताए हैं और आज के लेक्चर में भी बताऊंगा. लेकिन कुछ स्ट्रेन एनर्जी क्वेश्चंस होते हैं जो डिफ्लेक्शन से रिलेटेड होती है, राइट. तो जिसमें हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज़ करते हैं. इन डिफ्लेक्शन के चैप्टर में मैंने आपको कैस्टिग्लियानो थ्योरम नहीं बताई है, क्योंकि आपको स्ट्रेन एनर्जी ही कैलकुलेट नहीं करनी आती, तो आप कैस्टिग्लियानो थ्योरम को क्या यूज़ करोगे, ठीक है. और कैस्टिग्लियानो थ्योरम हर जगह नहीं लगाई जाती. कैस्टिग्लियानो थ्योरम जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है. हमें ये जज करना होता है कि कहाँ कैस्टिग्लियानो थ्योरम का यूज़ होगा और कहाँ पर नहीं. तो जो भी कैंटिलीवर बीम होता है उस पर चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो चाहे पॉइंट लोड हो, इन दोनों केसेस में हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम को प्रेफर करते हैं. वो आज अगर लेक्चर में थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो हम उसको भी देख लेंगे कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम के हेल्प से, या फिर कैस्टिग्लियानो थ्योरम से हम कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं. अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि आपको स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी आ गई है, तो इसमें कोई भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट. स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे और स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोड, राइट. तो हमारे पास आता है डिफ्लेक्शन, और जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट तब हमारे पास आती है स्लोप. वी विल सी दैट, राइट. तो फर्स्ट वी हैव टू सी दी एक्सप्रेशन ऑफ हॉलो शाफ्ट व्हेन, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर हॉलो, एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी of hollow shaft when twisting moment is applied at its free end, राइट. ठीक है. हॉलो शाफ्ट की देखनी है हमें स्ट्रेन एनर्जी. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की तो देख ही ली थी, ठीक है. हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, हॉलो तो रेक्टेंगुलर शाफ्ट भी हो सकती है, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है. बना लेते हैं.
एक एंड मेरा फिक्स हो गया, छोटा ही बनाएंगे फिगर, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये आउटर डायमीटर हो गया, ये इनर डायमीटर हो गया। एक हमारी हॉलो शाफ्ट है, ठीक है। ये हो गई लेंथ, कैपिटल लेंथ। स्मॉल डी इज दी इनर डायमीटर, और कैपिटल डी जो हो वो क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया आउटर डायमीटर। यहाँ लिख भी सकते हैं, स्मॉल डी क्या है, इनर डाया, कैपिटल डी है आउटर डाया, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है, डाया रेशो, हमने पढ़ा हुआ है ये। इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी, ठीक है। डाया रेशो ऑलवेज लेस देन 1, ध्यान रखना, ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। अब स्ट्रेन एनर्जी देखो कैसे हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। फॉर्मूले से स्ट्रेन एनर्जी हम देखो क्या करेंगे, हम फिर वही काम करेंगे, एक सेक्शन लेंगे, ठीक है, किस डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे सेक्शन पे, कि जो डी यू होता है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L dx स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू जी एक्स एक्स जे एक्स एक्स। क्लियर होगी बात। अब देखो टी भी हमारा कांस्टेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट तो हमने अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट एक टी लगा हुआ, ठीक है। अब देखो सेक्शन में जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो तो क्लॉकवाइज ही मिलेगा मेरे को, राइट हैंड साइड से जब हम देखेंगे, ठीक है। हम कहाँ से देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से। तो जो टी एक्स एक्स है इसकी वैल्यू आएगी माइनस के टी। रीज़न, माइनस क्यों, या तो माइनस हटाओ और लिखो क्या, माइनस हटाएंगे लिखेंगे क्या, क्लॉकवाइज। नहीं लिखते तो फिर हमें साइन के साथ रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक। ऐसा भी कर सकते हो आप, अब लिख रहे हो तो माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है। जी एक्स एक्स क्या होगा, जी के बराबर ही होगा, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। और जे एक्स एक्स क्या होगा, वो भी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो शाफ्ट कितना होगा, पाई बाय 32 डी की पावर कितना होता है, डी की पावर 4 1 माइनस के की पावर 4। ये मैं करा चुका हूँ आपको डेरिवेशन, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, टी एक्स एक्स सारी वैल्यूज आ गई हैं, पुट कर दो स्ट्रेन एनर्जी के एक्सप्रेशन में, 0 to L, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू जी जी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो ये वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमने कल फाइंड आउट किया था, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जी। अब हम रखेंगे यहाँ वैल्यूज सारी, अब हम सारी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर, जे एच की वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या है, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जे, यही तो है। फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन। टॉर्शन इक्वेशन ये बताती है कि शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू होता है टॉर्क डिवाइड बाय जे, ठीक है। चूंकि हम बात कर रहे हैं हॉलो शाफ्ट की, तो शेयर स्ट्रेस ऑफ हॉलो शाफ्ट जे ऑफ हॉलो शाफ्ट, समझ में आ गई बात। और जो आर होगा हॉलो शाफ्ट का वो कैपिटल डी बाई 2 होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आर जो होता है वो आउटसाइड डायमीटर की रेडियस होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम रखेंगे, हमें टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्योंकि हमें टी एलिमिनेट करना है ना। तो टी इक्वल्स कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स हो जाएगा हॉलो शाफ्ट शेयर स्ट्रेस इनटू जे ऑफ एच डिवाइड बाय
कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय आर, आर की वैल्यू हो जाएगी d/2। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू शेयर स्ट्रेस ऑफ हॉलो शाफ्ट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो शाफ्ट डिवाइड बाय डी। ये आ गया हमारा टाउ। ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये u के बराबर हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन 0 to L हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं आगे। देखो, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा, u इक्वल्स कितना है मेरे पास, t² L डिवाइड बाय 2 इंटू जे ऑफ हॉलो लिखूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हॉलो शाफ्ट की। ठीक है, जे ऑफ हॉलो। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, t² की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, तो हमने पुट किया 2 इंटू शेयर ऑफ हॉलो इंटू जे ऑफ हॉलो का होल स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय 2 इंटू जी इंटू जे ऑफ हॉलो। ठीक है, अब देखो ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4, नीचे बैठा है 2 तो ऊपर आया एक 2। क्लियर है। अच्छा, डी भी रह गया, यार डी था ना, तो नीचे मैंने पहुंचा दिया d²। ठीक है, यहाँ एक डी भी था, तो ये आ गया 2। तो पहले कितना बना, ये आया 2, इसका स्क्वायर हो गया शेयर का, तो ये हो गया हमारा टाउ h² इंटू जे एच। जे एच स्क्वायर नीचे ऊपर था, जे एच नीचे था, एक जे एच से एक जे एच कट गया, बचा जे एच इंटू एल डिवाइड बाय 2 इंटू, सॉरी 2 तो हमने हटा ही दिया, डिवाइड बाय जी, जे एच भी हट गया था, सॉरी कितना आ गया यहाँ पर, जी इंटू d²। ये वैल्यू बची, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो, जे एच का जो एक्सप्रेशन है उसको हम ओपन कर देंगे। u इक्वल्स कितना है, 2 इंटू टाउ h²। जे एच कितना है, 5/32 d की पावर 4 1 माइनस k की पावर 4, यही तो है। ठीक है, इंटू एल डिवाइड बाय g इंटू d²। अब देखो, अब थोड़ा सा मजा आने वाला है इसमें, g इंटू d²। एक d² जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा d²। ठीक है, ये 32 है तो ये 16 आ जाएगा, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, टाउ h² डिवाइड बाय 16 इंटू पाई। ठीक है, d² 1 माइनस k की पावर, क्या कर 1 माइनस k की पावर 4 इंटू एल डिवाइड बाय जी, ये आ गया। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो 16 है इसको मैंने लिखा 4 इंटू 4। ठीक है, और ये जो 1 माइनस के की पावर 4 है इसको हम ओपन कर देंगे a² माइनस b² के फॉर्मूले से। अगर मैं इसको लिखूँ 1 की पावर 4 माइनस k की पावर 4, आ जाएगा 1 माइनस k² 1 प्लस k²। तो टाउ h², ये 4 इसके साथ रखा, ये g भी इसके साथ रखा। क्लियर, पाई d² बाय 4, अब कितना आया, पाई d² बाय 4। इसको ओपन किया तो 1 माइनस k² और 1 प्लस k², और ये कितना आया, इंटू एल, यही तो आया। अब देखो ध्यान से ध्यान दो कि ये जो है ये है मेरा एरिया, पाई बाय 4 d² इंटू 1 माइनस k²।
और एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, तो यू कितना आ जाएगा, यू आ गया टाउ एच स्क्वायर बाय 4g। एरिया ये कितना है, ये है एरिया, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम और 1 प्लस के स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो ये आ गई मेरी स्टेन एनर्जी ऑफ हॉलो शाफ्ट, स्टेन एनर्जी ऑफ हॉलो शाफ्ट। तो स्टेन एनर्जी जो आई हमारी हॉलो शाफ्ट की, इसको दिखाएंगे UH से, कितनी आई, टाउ एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4g इंटू 1 प्लस के स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये हमारी हॉलो शाफ्ट की स्टेन एनर्जी आ गई। ठीक है, सॉलिड शाफ्ट की क्या आई थी, सॉलिड शाफ्ट की थी टाउ एस स्क्वायर डिवाइड बाय 4g इंटू वॉल्यूम। अब बात समझना ध्यान से। अब स्टेन एनर्जी ऑफ हॉलो शाफ्ट, स्टेन एनर्जी ऑफ सॉलिड शाफ्ट का रेशियो ले लो कंपैरिजन करने के लिए। तो हॉलो डिवाइड बाय सॉलिड, हॉलो कितनी, टाउ स्क्वायर 4g 1 प्लस के स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, उसको पलट दो, 4g टाउ एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, 4g से 4g कैंसिल आउट हो गया। तो हॉलो डिवाइड बाय सॉलिड कितना आया, टाउ एच स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय टाउ एस स्क्वायर। तो इनका रेशियो ध्यान रखना बच्चों, इनका जो रेशियो है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि देखो कि ये जो चीज़ें हैं बराबर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें तब हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा जब तक हम सेम वॉल्यूम वाला केस और सेम वेट वाला केस ना लें। तो ये एक रेशियो है, ठीक है, ये एक रेशियो है। अगर हम सेम वेट लेके चले या फिर सेम वॉल्यूम लेके चले, फिर वो केस पावर ट्रांसमिशन के बेसिस पे स्टेन एनर्जी का कंपैरिजन भी अलग अलग हो जाएगा फिर, जो हमने देखा था, ठीक है। इसमें फिर केस बन जाएंगे कि केस 1 जब शाफ्ट हमारी सेम वेट की हो, ठीक है, और जब सेम वेट की होती है तो डायमेंशन कभी भी सेम नहीं होती, मैंने आपको बताया था, क्लियर होगी। और जब हम सेम वेट लेके चलते हैं तो एरिया समान आता है हमारा। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, तो इतना डिटेल में जाना नहीं है इसमें, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी का सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा जाता है इसमें। तो फाइनली जो शेयर की वजह से स्ट्रेन एनर्जी आई हमारी, कौन कौन सी आई, फर्स्ट पहली कि जो स्ट्रेन एनर्जी है ड्यू टू डायरेक्ट शेयर कितनी आई थी, टाउ स्क्वायर बाय 2g इंटू वॉल्यूम, ध्यान रखना है आपको। दूसरी कितनी आई, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ सॉलिड शाफ्ट ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, टाउ एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। और थर्ड वन इज दी स्ट्रेन एनर्जी ऑफ हॉलो शाफ्ट ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, टाउ एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4g 1 प्लस के स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये आ गई हमारी तीनों स्ट्रेन एनर्जी के एक्सप्रेशन, जो आपको माइंड में रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीज एक्सप्रेशन, राइट। तो आई होप आपको स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड जो ट्विस्टिंग मोमेंट से आने वाली स्ट्रेन एनर्जी है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टेप्ड शाफ्ट में मूव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन देखो इनमें कैसे हो सकता है, रेशो से ले सकते हैं कंपैरिजन, फिर वो सेम वेट वाला केस लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है, या सेम आउटर डायमीटर लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा, दोनों केस बनते थे ना, ठीक है। जब आउटर डायमीटर सेम होता है तो वेट सेम नहीं होता, मैंने आपको बताई थी ये बातें,
ठीक है, चलो देखते हैं स्टेप्ड शाफ्ट की स्टेन एनर्जी को कैसे कर। वो बहुत आसान है स्टेप्ड शाफ्ट की, उसमें कुछ करना ही नहीं है, जनरलाइज एक्सप्रेशन हमारे पास है। ठीक है, वी विल यूज द जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर द स्टेप्ड शाफ्ट आल्सो, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्टेन एनर्जी ऑफ स्टेप्ड शाफ्ट व्हेन ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट्स एट इट्स फ्री एंड। ठीक है, नाउ हेडिंग डालेंगे स्टेन एनर्जी ऑफ स्टेप्ड शाफ्ट, स्टेप्ड सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, स्टेप्ड सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। देखते हैं, देखो आपके पास एक स्टेप्ड शाफ्ट है सॉलिड। अब स्टेप्ड है तो स्टेप होने चाहिए ना उसमें। स्टेप का मतलब क्या है, एक शाफ्ट को दूसरी शाफ्ट से कनेक्ट किया गया इन सीरीज, नॉट पैरेलल। तो एक शाफ्ट ये है हमारे पास, दूसरी शाफ्ट हमारे पास आ गई ये। दो ही शाफ्ट का केस लेके चलते हैं, तीसरी का कोई सेंस नहीं बनता, तो कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात है, चार भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके, वी हैव स्टेप्ड शाफ्ट ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, और मेंबर भी कह सकते हैं या शाफ्ट भी कह सकते हैं, डिफरेंट शाफ्ट। इसके फ्री एंड पे ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है टी। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा टी। लेट अस सपोज बोथ मेंबर आर मेड बाय सेम मटेरियल, यानी कि G1 बराबर G2 बराबर क्या हो जाएगा G। तो इसको भी G ले लेते हैं, इसको भी G ले लेते हैं, वेयर G इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। ओके, डायमीटर यहाँ पर ले लेते हैं कैपिटल D, और यहाँ डायमीटर ले लेते हैं कैपिटल D/2। अब इसकी हमें स्टेन एनर्जी निकालनी है सिस्टम की पूरी। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास कितने मेंबर हैं, वी आर हैविंग 2 मेंबर्स। तो स्टेन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज व्हाट, क्या होगी, अलजेब्रिक समेशन ऑफ 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल स्टेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, total strain energy of the system will be the algebraic summation of the shaft 1 and shaft 2, यानी कि इसको कह सकते हैं U1 plus U2, राइट। ये चीज हो गई। अच्छा, जनरलाइज एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया हुआ है, क्या है कि U जो होगा हमारा किसी भी शाफ्ट का, ठीक है, कितना होता है ट्विस्टिंग की वजह से, T²L/2GG ये होता है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर शाफ्ट 1 क्या होगा, फॉर शाफ्ट 1 U1 विल बी क्या होगा, T1²L1/2 into G1 and similarly U2 will be equal to T2²L2/2 G2 into G2, right? And the total energy of the system will be equal to the algebraic summation of shaft 1 and shaft 2, and UT equals कितना होगा, ये हो जाएगा T1²L1/2G1 plus T2²L2/2 G2, right? Now T1 and T2 has to be calculated here. कितना होगा, T1 कितना होगा, देखो मेंबर 1 पे जब हम सेक्शन लेते हैं तो राइट साइड में हमें एक ही टॉर्क दिखाता है, कितना है, T
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लगा हुआ है, कहाँ से देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस टी, क्लियर है। जब आप साइन के साथ लिखते हो तो आपको लिखना नहीं है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आप साइन के साथ नहीं लिखते तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली T2 कितना होगा, T2 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा माइनस टी, क्योंकि T2 जब हम सेक्शन लेते हैं तब भी हमें एक ही टर्म दिख रहा है, राइट। तो T1 एंड T2 कैलकुलेट कर लिए हमने। L1 बराबर L2 बराबर L ले लेते हैं, ये भी हमारी लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। तो L1 बराबर L2 इज इक्वल टू L, चूंकि मटेरियल सेम है तो G1 इज इक्वल टू G2 इक्वल्स G, राइट। बचा क्या, बची सिर्फ एक बात, वो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट 1 एंड 2। तो शाफ्ट 1 के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, J1 कितना होता है, पाई बाय 32 D1 कितना होगा, D1 की पावर 4, ठीक है। और D1 कितना है, कैपिटल D, तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 32 D की पावर 4। ऐसे ही J2 कैलकुलेट करेंगे, J2 कितना आ जाएगा, पाई बाय 32 D2 की पावर 4, और D2 है हमारा D बाय 2, दैट मीन्स पाई बाय 32 इंटू कितना होगा, D बाय 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, राइट। तो J2 विल बी पाई D की पावर 4 16 इंटू 32। मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, उसका आगे यूज होगा। मैं इसकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ उसका आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, अब इसमें रख देंगे। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। Now all the values have to be put in the equation number 1, ठीक है। देखो ut इक्वल्स कितना होगा, T1 कितना आया था, माइनस टी का होल स्क्वायर, L1 कितना है L, 2 इंटू G1 है G, और J1 है पाई बाय 32 इंटू टी की पावर 4, क्लियर, ओके। प्लस T2 कितना आया है, माइनस टी, L2 कितना है L, G2 कितना है G, एंड J2 कितना है पाई बाय 32 D की पावर 4 इंटू 1/16, यही तो है। अब देखो जो जो कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं। टी स्क्वायर L ऊपर से आ जाएगा, 2G नीचे से आ जाएगा, पाई बाय 32 D की पावर 4 नीचे से आ जाएगा। तो कॉमन कितना होगा, टी स्क्वायर L डिवाइड कितना होगा, 2G इंटू पाई बाय 32 D की पावर 4, ये कॉमन आ गई वैल्यू, ये पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17/16, क्लियर है, 17/16, और ये 2G से हम इसको 32 को काटेंगे तो आ जाएगा 16। तो फाइनली we will get the expression for strain energy of the system, कितना होगा, 17 इंटू टी स्क्वायर L डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ऊपर 17 आया, नीचे आया 16 इंटू 16, ये होता है 256। तो ये भी आ जाएगा आपका 256, भी ऊपर जाएगा 256, और नीचे आ जाएगा पाई G D की पावर 4।
तो ये वैल्यूज़ आएगी हमारी टोटल। इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ले सकते हैं 17 इंटू 256 टी स्क्वायर एल डिवाइड बाय पाई जी टी की पावर 4। यही वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप्ड शाफ्ट की जो स्टेन एनर्जी है वो कैलकुलेट की जाती है, राइट। तो अगर इसमें अब चाहे यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई किया हो चाहे यहाँ किया हो तो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, ठीक है। और बहुत ही आसानी से ये स्टेप्ड शाफ्ट की स्टेन एनर्जी को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे उस शाफ्ट की जो इसके दोनों एंड फिक्स हों, वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। निकलनी तो ऐसे ही है, उसमें रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे, उसमें टॉर्क निकालना पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या बनती है कहानी, है ना, क्या कहानी बनती है देखेंगे। थोड़ा मॉइस्चर कम है बोर्ड पे, इस वजह से रब करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठंड में मॉइस्चर कम हो जाता है। आरएसी पढ़िए ना आप लोगों ने, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है सर्दियों में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी गर्मियों में कितनी रहती है जून के टाइम में 85%, और ठंड में कितनी रहती है 30% 40%। दैट मीन्स मॉइस्चर जो है वो सर्दियों में कम हो जाता है, साइकोमेट्रिक चार्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे स्टेन एनर्जी, स्टेन एनर्जी ऑफ सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट व्हेन both ends, when both ends are fixed, ठीक है, are fixed। देखो कैसे निकलें। मान लो एक ये शाफ्ट है, इसको यहाँ से भी फिक्स कर दिया गया है, क्लियर है, इसको यहाँ से भी फिक्स कर दिया गया है। और हमने जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया है वो लगाया है L/3 डिस्टेंस पे। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, इसका फॉर्मूला मैंने आपको कैलकुलेट करके ही बताया था कि डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हमने एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया है T, क्लियर। तो ये हमारा एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि, और ये पॉइंट सी हो गया, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगेगी, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। पहले हमने बी पे क्या किया, टॉर्क लगाया, ये आया मेरा TB, और ए पे भी हमने इसी डायरेक्शन में टॉर्क लगाया, यह है हमारा TA, ठीक है। चलो देखना शुरू करेंगे सेक्शन के राइट हैंड साइड से। सेक्शन के राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज क्या नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर दो मेंबर के डायरेक्ट ट्रीट होगा, एक मेंबर ये और एक मेंबर ये, क्योंकि बीच में फोर्स आ गया है। अब ये दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। अब एक सेक्शन यहाँ लिया जाएगा मेंबर 2 पे, सेक्शन के राइट साइड में क्या लगा हुआ है,
TB, लेकिन देखना कहाँ से है, यहाँ से देखना है। जब यहाँ से देखेंगे तो ये मुझे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो T2 कितना आ जाएगा बताओ, T2 आ जाएगा पॉजिटिव के TB, ठीक है। और जब हम T1 देखेंगे तो सेक्शन यहाँ लेंगे तो ये मुझे मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये मिल रहा है मुझे क्लॉकवाइज। सेक्शन यहाँ लेंगे और यहाँ से देखेंगे, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो T1 विल बी TB माइनस कितना T, TB माइनस T, क्लियर है। और जब मैं सेक्शन यहाँ लूँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज, दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा माइनस T। सेक्शन यहाँ ले लिया ना हमने, ठीक है। तो T1 कितना हो जाएगा TB माइनस T, TB माइनस T, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे इसे, यहाँ अगर सेक्शन ले तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ सेक्शन ले तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस TA, ठीक है। होना भी चाहिए। जब हम सेक्शन यहाँ ले रहे हैं तो ये कैसा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड से है, लेफ्ट साइड से तो क्लॉकवाइज दिखेगा, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। चलो ये ठीक है, लेकिन कभी भी इसको देखना नहीं, आपने सिर्फ इक्वेशन 2 देखनी है, कंफ्यूज नहीं होना कभी। बस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे। एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो जो अगर हम सेक्शन यहाँ लेंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब TA प्लस TB बराबर किसके होगा, T के। एक तो इक्वेशन ही आ जाएगी हमारी, ठीक है, क्लियर है। और वो जो TB माइनस T है वो मैं कैसे लिख रहा था, वो लिख रहा था TB माइनस T, ये कितनी हो जाएगी माइनस TA, इसलिए लिख रहा था ये T1 बराबर होगा माइनस TA। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी, फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, θ1 प्लस θ2 प्लस इक्वल्स क्या होगा 0, ठीक है। θ1 प्लस θ2 मस्ट बी 0। θ1 क्या होगा TL अपॉन GJ, हमने फॉर्मूला देखे हैं, तो T1 L1 G1 J1 प्लस T2 L2 G2 J2 इक्वल 0। चूंकि D1 बराबर D2, क्रॉस सेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा, तो J1 बराबर G2, मटेरियल चेंज हो नहीं रहा, G1 बराबर G2 कैंसिल आउट, 0 में चला गया। T1 कितना है TB माइनस T, L1 कितना है, L1 है L/3 प्लस T2 कितना है TB, L2 कितना है 2L/3 इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, L से L भी चला गया 0 में, 3 से 3 भी चला गया 0 में, तो ये बचा यहाँ से TB माइनस T और ये बचा 2TB इज इक्वल टू 0, 3TB इज इक्वल टू T, TB की वैल्यू T/3, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब हमने डायरेक्शन सही मानी है, TB की डायरेक्शन यही होने वाली है T/3, क्लियर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे TA, ठीक है। वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड TB, अब हम कैलकुलेट करेंगे TA। हमें पता है एज वी नो TA प्लस TB इक्वल्स T, तो TA की वैल्यू आ जाएगी T माइनस TB और TB है T/3, तो TA आ गया 2T/3। ये भी वैल्यू पॉजिटिव, दैट मीन्स ये डायरेक्शन भी सही है, ये ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं है इन सेक्शंस पे, ध्यान रखना। ये सिर्फ पॉइंट पे हमने टॉर्क निकाले हैं, मेंबर पे टॉर्क नहीं आए हैं, ये मेंबर पे तो टॉर्क T1 T2 है, यही तो समझना है इसमें।
ये पॉइंट्स पे टॉर्क कैलकुलेट किए गए हैं, हमें मेंबर पे टॉर्क चाहिए, मेंबर है 1 और 2। वी नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क एट T1 एज वेल एज T2, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। देखो अब T2 बराबर है TB के, TB कितने आया था T/3, तो T2 बराबर है TB के, TB आया था T/3, और T1 बराबर है TB माइनस T, TB आया था हमारा T/3, माइनस T आया माइनस के 2T/3। दैट मीन्स T1 जो है वो टॉर्क है 2T/3 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और T2 जो है वो टॉर्क है T/3 का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि T1 नेगेटिव आ रहा है। यह आएगा T/3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मेरे टॉर्क हैं जो मुझे चाहिए, ये मेरे वो टॉर्क हैं जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो फाइनली वी नीड टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, मेंबर 2 हैं तो दोनों का जो अलजेब्रिक समेशन होगा वो ही मेरी स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी। तो T1 कितना है, T1 है -2T/3 और T2 है हमारा T/3। T1 हो गया -2T/3, T2 हो गया T/3। स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी U1 प्लस U2, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी विल बी व्हाट, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स क्या होगा, U1 कितना है T1 स्क्वायर L1 डिवाइड बाय 2G1J1 प्लस T2 स्क्वायर L2 डिवाइड बाय 2G2J2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। T1 T2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, L1 L2 में पता ही है, ठीक है। ये बराबर है दोनों के लिए, तो इसको तो बाहर ले लेते हैं, तो U2 कितना आ जाएगा 1/2GJ, ये आ जाएगा T1 L1 प्लस T2 L2। बस इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। UT इक्वल्स कितना आ जाएगा 1/2GJ, T1 कितना है -2T/3, ये स्क्वायर होगा सॉरी, ठीक है, हाँ, तो -2T/3 का होल स्क्वायर इंटू L1 कितना है, L1 है आपके पास L/3 प्लस T2 कितना है T/3 का होल स्क्वायर, L2 है 2L/3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। T स्क्वायर इधर से कॉमन, L इधर से कॉमन, ठीक है, 3 और 3 यहां से कॉमन, तो UT इक्वल्स कितना आ जाएगा, देखो हमने क्या किया, ऊपर से T स्क्वायर L कॉमन ले लिया, नीचे से 3 कॉमन ले लिया, कितना आया 6GJ, यहाँ कितना बचा, ये वाला 3 बाहर आ गया था, इसका T स्क्वायर बाहर है, इसका L बाहर हुआ, बचा 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर कितना होगा 4/9 प्लस ये 3 हमने बाहर ले लिया था, यहाँ का एक 2 बचा और यहाँ का एक 9 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 2/9। ये दोनों बराबर है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9, और 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3। अब इस 2 से मैं इसे 6 को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये आ गया 3 और 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब ये आ गई मेरी टोटल एनर्जी, ये आ गई मेरी टोटल एनर्जी T स्क्वायर L अपॉन 9GJ, T स्क्वायर L अपॉन 9GJ। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने का बच्चों, यहाँ नेगेटिव टॉर्क आने के बावजूद भी ये नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, एनर्जी कभी भी घटेगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें स्टोर होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें स्टोर होगी। समझ में आ रही है बात, ऐसा नहीं कि इसमें एनर्जी स्टोर होगी इसमें एनर्जी निकलेगी, लिबरेट नहीं करती एनर्जी कभी भी,
जब हमने कोई एनर्जी अप्लाई करी है तो वो स्टोर होगी, वो इस मेंबर में भी होगी, वो इस मेंबर में भी होगी। इसीलिए ये स्क्वायर, जब ये स्क्वायर क्या करता है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो वो ऐड हो जाती हैं। अगर यहाँ स्क्वायर ना होता, ये स्क्वायर ना होता तो क्या होता, तो माइनस की वजह से क्या हो जाती है, ये वैल्यूज कम हो जाती है। पर ये कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाता, क्योंकि एनर्जी तो हमेशा स्टोर्ड होगी। समझ में आ रही है बात? एनर्जी हमेशा स्टोर्ड होगी। ये केस ध्यान रखना बच्चों, अभी तक पूछा नहीं गया किसी भी कंपटीशन में, पूछ सकता है, मेरे जैसा एग्जामिनर तो जरूर पूछेगा इसे, है ना। कितना होता है, टी स्क्वायर एल अपॉन 9 जी, ये आपकी स्टेन एनर्जी होगी। ठीक है, ये स्टेन एनर्जी आपकी आ गई। तो हमने स्टेन एनर्जी जो ट्विस्टिंग मोमेंट से आने वाली है वो सब कैलकुलेट कर लिया है, सबके डेरिवेशन देख लिए हैं हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको कैस्टिग्लियानो थ्योरम भी बता देता हूँ, टाइम बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक होमवर्क मैं आपको दूंगा, जो टेपर शाफ्ट होती है अगर उसमें टॉर्क अप्लाई किया जाए उसके फ्री एंड पे तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, ये आपका होमवर्क होगा, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, इसको आप खुद करोगे। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं होमवर्क में आपको वही चीजें देता हूं जो जूनियर इंजीनियर के लेवल से ऊपर होती हैं, ध्यान रखना, ताकि अगर वो आप ना भी करो तो आपका नुकसान ना हो। लेकिन ईमानदारी इसी में है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो होमवर्क क्या होगा आपका, होमवर्क है कि आपने स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। टेपर लिखवाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक टेपर शाफ्ट है, उसके फ्री एंड पे एक टॉर्क लगा हुआ है टी, लेंथ कितनी है एल, इस टेपर शाफ्ट की स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, डाया चेंज हो रहा है लेकिन फिक्स्ड एंड पे डाया कितना है, डी। तो सबसे पहले आपको ये होमवर्क को करना है और ईमानदारी से करना है ना, ईमानदारी से ही कुछ सीख पाता है इंसान। ईमानदारी होगी तो सीख जाओगे, बाकी तो टाइम पास फिर करना है तो उसमें मैं नहीं कह सकता आपको कुछ। मैं आपका टीचर हूँ और एज ए टीचर मैं आपको सही एडवाइस करूँगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि ना हो, आराम से हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, टी स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, जे को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ खेल बहुत बढ़िया है, खेल जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब उस जे को कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जे तो चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। अब ये आपकी हेडक है, नहीं होगा तब देखेंगे। ठीक है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा खोपड़ी लगाओ। हेडिंग डालेंगे कैस्टिग्लियानो थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के है, क्योंकि वहाँ नहीं बता सकता था, यहाँ बताऊँगा, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने आगे। तो ये कैंटिलीवर बीम के केस में ही बताऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम वहीं यूज़ की जाती है। देखो कैस्टिग्लियानो थ्योरम किस लिए यूज़ की जाती है, पहले तो ये पर्पस समझ लो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैस्टिग्लियानो थ्योरम? कैस्टिग्लियानो थ्योरम is used for the calculation of deflection and slope in a beam। क्लियर बात हो रही है कि कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या है, या ऐसे भी कह सकते हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम इज बीइंग यूज्ड नाउअडेज फॉर द डेरिवेशन और फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ऑफ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। लिखवाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो। देखो एक हमारा कैंटिलीवर बीम है सपोज, और मैंने कहा कि उसके फ्री एंड पे एक फोर्स लगा हुआ है W, पॉइंट फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। अब मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है और स्लोप निकालनी है बाय यूजिंग कैस्टिग्लियानो थ्योरम। तो कैस्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहती है, देखो
कैस्टिग्लियानो थ्योरम का सबसे पहला फंडा ये होता है कि जिस पॉइंट पे भी हमें स्लोप निकालनी है उस पॉइंट पे मूवमेंट जरूर होना चाहिए, वो भी कंसंट्रेटेड, ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कैस्टिग्लियानो थ्योरम ये कहती है अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम डमी मूवमेंट लगाते हैं। जैसा यहां पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू कैलकुलेट द स्लोप एट दैट पॉइंट और मैं यहां देख रहा हूं कि यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं लग रहा है तो मैं यहां डमी मूवमेंट लगाऊंगा। क्या करूंगा, एक डमी मूवमेंट लगाया मैंने m, ये मेरा डमी है, था नहीं मैंने लगाया है, बाद में हम इसे जीरो कर देंगे कोई बात नहीं। और फिर कहती है कैस्टिग्लियानो थ्योरम कि इस डमी मूवमेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंस, पहले स्ट्रेन एनर्जी निकाली जाएगी इस पूरे सिस्टम की और फिर इस डमी मूवमेंट के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगी स्लोप, और अगर इस लोड के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा डिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है। तो फॉर स्लोप क्या होगा, ठीक है, स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, डी यू बाय डी एम। स्ट्रेन एनर्जी को हम रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मोमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक। और फॉर डिफ्लेक्शन क्या होगा, फॉर डिफ्लेक्शन होगा वाई, कि स्ट्रेन एनर्जी को हम लोड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बस सिंपल सा गेम है। स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है पहले, उसके बाद ये चीजें करनी है। देखो निकाल के दिखा देता हूं। अच्छा, वेरीफाई भी करेंगे। देखो मोमेंट तो था नहीं ना यहाँ पे, हमने तो डमी लगाई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में स्लोप कितनी आती है आपको याद है, जब फ्री एंड पे आपका एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट करता है उस केस में स्लोप कितनी होती है कैंटिलीवर बीम की, थीटा, मुझे जहां तक याद आ रही है वो होती है WL²/2EI, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है WL3/3EI। बस अब इसको वेरीफाई करेंगे। देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप। तो स्ट्रेन एनर्जी इसकी कितनी होगी पहले हम इस पे बात करते हैं। तो देखो मोमेंट की वजह से स्ट्रेन एनर्जी है और एक लोड की वजह से स्ट्रेन एनर्जी है। अब मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, इस फ्री एंड की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितनी थी, याद है आपको, इस फ्री एंड की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितनी थी, चलो छोड़ो आप खत्म करो, इस सेक्शन पे स्ट्रेन एनर्जी निकालो कितनी है, सेक्शन एक्स पे, ठीक। हमने कहा कि सेक्शन एक्स पे स्ट्रेन एनर्जी कितनी है, वो है आपकी इस पॉइंट पे, पहले मूवमेंट निकाल लो इस सेक्शन में, एम एक्स एक्स कितना आया, एम एक्स एक्स देखो इसकी वजह से कितना आएगा, -KW(x), और एक ये कंसंट्रेटेड लोग राइट हैंड साइड में क्या है, क्लॉकवाइज या नीचे की तरफ ये भी हो जाएगा -M। समझ में आ गई बात, ये मेरा मूवमेंट आ गया। तो मूवमेंट को मैं लिख सकता हूँ -WX+M, माइनस बाहर ले लिया आपने बस। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी एक्स एक्स पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L mx(x² into dx डिवाइड बाय 2 into E xxi(x)। E और I सेम रहेंगे, बाहर हो जाएगा, mx(x² करना है तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी 0 to L mx(x) कितना आ जाएगा, -WX+M का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx डिवाइड बाय 2 into EI, ठीक है, 2 into EI। अब स्क्वायर जब कर रहे हैं तो इस माइनस का स्क्वायर भी तो होगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। तो UXX कितना आया, सॉरी ये तो U टोटल हो जाएगा ना, इंटीग्रेट कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये U टोटल कितनी आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी, देखो कितनी आ गई, इसको ओपन अप करेंगे 0 to L, पहले का स्क्वायर W²(x²), दूसरे का स्क्वायर M² प्लस 2AB क्लियर है, ठीक है, और 2I नीचे है इंटू dx। अब इंटीग्रेट नहीं किया है, अब करेंगे इंटीग्रेट।
जब इसको इंटीग्रेट करना, देखो 2i बाहर लेता हूँ, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना हो जाएगा x³/3। ठीक है, x की मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे करता, इस W की वजह से कितनी स्ट्रेन एनर्जी होती है, W² L⁻⁶EI। इस मूवमेंट की वजह से कितनी स्ट्रेन एनर्जी होती है, M² L/2EI। तो वो आ रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है वो आ नहीं रही है, आ रही है। देखो W² L⁻³ आ जाएगा, 3 किसके बनेगा 6, और M² L/2EI, और फिर ये एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करना है तो 1/2EI, ये कितना बन गया, पहला टर्म बनेगा W² L⁻³ पहला, x का स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, x³ 3, 2i हमने बाहर ले लिया। ये क्या बनेगा सेकंड टर्म होगा m²L, और थर्ड टर्म क्या होगा, x है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x²/2 यानी कि L², यानी कि हो जाएगा MWL²। ये आ गई मेरी स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, और ये 2 कहाँ गया, ये 2x²/2 से कैंसिल आउट हो गया। अब बस सारा खेल इसी का ही है, ये स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाल ली ना, यहाँ टोटल कर टोटल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखो, अब हमें स्लोप निकालनी है। सबसे पहले हमारा फंडा क्या है, स्लोप का है। क्या फंडा है, स्लोप का है। तो स्लोप के लिए क्या करें, फॉर स्लोप के लिए हमें पता है कि थीटा अगर हमें निकालनी है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट में मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो जो भी स्ट्रेन एनर्जी आई है उसको मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मोमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और जो डमी लगाई थी उसको फिर आखिरी में 0 भी करना है। ठीक है, जो डमी लगाई थी उसको आखिरी में 0 भी करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी कितनी आई है, ये आई है, तो इसको हमने लिखा 1/2EI बाहर। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे W² L⁻³ ये टोटल, इसको हम क्या लिखेंगे, D/dm। कितनी आई है टोटल एनर्जी, 1/2EI ब्रैकेट में W² L⁻³ प्लस M² L प्लस MWL²। ठीक है, कर दो डिफरेंशिएट। देखो इस टर्म में m है नहीं, तो ये तो हो गया 0। इस टर्म में m है यस, इस टर्म में m है यस, बिल्कुल। देखो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा 2ml। तो थीटा इजगल टू कितना आ जाएगा, पहला टर्म 1/2i बाहर है, पहला टर्म हो गया 0, दूसरा टर्म क्या आया 2ml, तीसरा टर्म क्या आया WL²। बात को ध्यान से समझना। अब जब हमने डिफरेंशिएट कर लिया, उसके बाद जब ये बचा, क्योंकि मोमेंट हमने डमी लगाया था, तो फाइनली हमें m को हटाना है। तो जब m को हटाना है तो ये टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें m है। तो फाइनली हमारे पास क्या टर्म बचा, सिर्फ एक टर्म बचा WL², और थीटा कितना आ गया, WL²/2EI। यही हमारी स्लोप आती है। उधर देखो WL²/2EI, क्यों, क्योंकि हमें m हटाना है, तो m की वैल्यू 0 रखेंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना, आफ्टर डिफरेंशिएशन जो भी हमने डमी लगाया था उसको हमें 0 करना है, क्योंकि वो था ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कैस्टिग्लियानो थ्योरम से हम स्लोप निकाल लेते हैं। ऐसे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, करके दिखा देते हैं। ये तो स्लोप हमने निकाल ली, डिफ्लेक्शन देखते हैं, डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट होगा। देखो डिफ्लेक्शन का भी सेम प्रोसीजर है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। डिफ्लेक्शन के लिए क्या करें, डिफ्लेक्शन के लिए क्या, देखो y इजगल टू कितना होगा, D/dw होगा। यहाँ पे कितनी आई थी स्ट्रेन एनर्जी, 1/2EI, ब्रैकेट में कितना था
ब्रैकेट में था डब्ल्यू स्क्वायर एल की क्यूब, फिर कितना था एम स्क्वायर एल, फिर कितना था 2mw एल स्क्वायर, सॉरी mw एल स्क्वायर, यही था। अब इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना है लोड के रिस्पेक्ट में, नॉट मूवमेंट के। तो इस टर्म में तो लोड आ नहीं रहा, तो जब इस टर्म में लोड आ नहीं रहा तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2y बाहर रहेगा। पहले टर्म में लोड है, बिल्कुल है, ये कितना हो जाएगा 2w एल की क्यूब, डिफरेंशिएट कर दिया। सेकेंड टर्म हो जाएगा जीरो क्योंकि उसमें w है नहीं, थर्ड टर्म में w है, बिल्कुल है, फिर आ जाएगा ml स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डमी है उसको तो जीरो करना ही है ना, तो ये टर्म भी हो जाएगा जीरो क्योंकि इसमें m की वैल्यू पुट की जाएगी जीरो। डिफरेंशिएशन के बाद बचेगा सिर्फ ये टर्म, नीचे शायद 3 भी था, यहाँ पे 3 भी था, 3 छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो बचा क्या, ये टर्म बचा बस। तो y इक्वल टू कितना आ गया, देखो अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन 3ei, डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन, यही आ रहा है डिफ्लेक्शन। तो आप कैस्टिग्लियानो थ्योरम से भी कर सकते हैं, पर बड़ा लेंथी मेथड है ना, लेकिन कुछ जगह रामबाण का काम करता है ये, कुछ जगह बहुत अच्छी तरह से अच्छे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना वो इसी थ्योरम से सॉल्व होते हैं। समझ में आ रही है बात, इसी थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं वो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इसी थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कैस्टिग्लियानो थ्योरम समझ में आ गई होगी। मैंने देखो कुछ लिखवाया नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जूनियर इंजीनियर के लेवल पर आप इस थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा खास यूज़ भी नहीं होता जेई एग्ज़ाम के लिए। हाँ, गेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, गेट की तैयारी आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप उस लेवल के नहीं हो। ठीक है, अब इस थ्योरम का फ़ायदा क्या है, देखो कुछ जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ यही थ्योरम अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि ये एक मेरा बीम है और मैंने यहाँ एक फोर्स लगा दिया P, अब इसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालो या डिफ्लेक्शन निकालो, इस पॉइंट पे कितना होगा, पॉइंट B पे, या A पे स्लोप निकालो। अब आप मोमेंट एरिया मेथड से नहीं कर सकते इसे, यहाँ सिर्फ कैस्टिग्लियानो थ्योरम ही लगेगी। अगर A पे हमें चाहिए तो हम A पे मोमेंट कुछ डमी मान लेंगे, फिर यहाँ से पूरे सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेंगे कि इसकी वजह से इस पे मूवमेंट कितना आ रहा है, बी पे कितना आ रहा है, फिर इस पे कितना आ रहा है, फिर टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और वहाँ से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कैस्टिग्लियानो थ्योरम से ही होते हैं बच्चों। तो फाइनली आपका जो स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी टॉपिक थे, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ एक चैप्टर बचता है जिसका नाम है स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।